नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। ठीक है, अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो दोस्तों यह 128 नंबर का, ठीक है, 128 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 127 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में, जो कि दोस्तों 128 नंबर का। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि 12 का संबंध किससे है दोस्तों? 18 से है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना है 10 का संबंध किस संख्या से हो जाएगा। तो देखिएगा हम क्या करें, 12 से दोस्तों 18 को कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे सिंपल सी बात है, 12 में दोस्तों ये देखिएगा 12 है, 12 में दोस्तों हम 6 को प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 10 में भी दोस्तों हम प्लस 6 करते हैं, ठीक है, प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में तो 16 है ही नहीं। तो अब हम क्या करें? तो मतलब दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से तो देखते हैं। तो देखिएगा, अगर 12 का दोस्तों हम 2 गुना कर देंगे, 12 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। 12 का 2 गुना दोस्तों 24 हो जाएगा। हमको लेके आना है 18, 18 लेके आना है। तो 24 में से क्या करेंगे हम? 6 को माइनस करेंगे। 6 को माइनस करेंगे तब हमारा दोस्तों 18 आ जाएगा। ठीक है, 6 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम दोस्तों 10 का करके देखते हैंगे। उसी प्रकार से हम 10 का करके देखते हैं। 10 का भी अगर हम दोस्तों 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। और 20 में से भी अगर हम 6 को माइनस करते हैं, ठीक है, 6 को माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 माइनस किया था, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 14 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे 14 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, हमने 2 लॉजिक लगाए, दोनों लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आया। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से लॉजिक लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से एक ट्रिक और देखते हैं। देखिएगा, जैसे कि ये यहाँ पे 12 है, ठीक है, ये यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो 12 को दोस्तों हमने यहाँ पे 12 रख लिया। ठीक है, अब 12 का अगर हम आधा करते हैं, 12 का आधा करते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 6। तो 12 और 6 यानी कि आधा करके हम इनको ऐड करेंगे तब कितना आएगा? तब दोस्तों 18 आएगा। तो देखिएगा 18 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से इस 10 को तो हमने यहाँ पे 10 रख लिया। ठीक है, अब इस 10 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 5। तो इस 10 में ये 5 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ 18 आया उसी प्रकार से यहाँ पे 15 आ गया। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों सी देखने को मिल जाएगा। 15 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा और बहुत ही दोस्तों आराम से प्रश्न करिएगा। देखिएगा, कह रहे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिएगा, जब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि संबंध यहाँ पे 123 और 123 है, यहाँ पर 110 और 110 है, फिर यहाँ पे 121 और 121 है। तो इन दोनों स्थानों पर कौन सी संख्या आ जाएंगी, यह दोस्तों आपको बताना है। लगाइएगा दिमाग और करिएगा। देखिएगा, जब दोस्तों संख्याओं का यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 123 का यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों? 13 माइनस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पर भी 13 माइनस हो रहा है। क्या दोस्तों? 13 माइनस हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे यहाँ तो दोस्तों 11 प्लस हो रहा है। क्या? 11 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर भी दोस्तों 11 प्लस हो रहा है। यानी कि इस प्रकार से तो हम प्रश्न को नहीं बना सकते। यहाँ पे आपको साफ साफ एक लॉजिक दिख रहा होगा। कौन सा? देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को हम लेते, देखिएगा ये अंडरलाइन हमने कर दी, इन दोनों संख्याओं को लेते हैं और इन दोनों संख्याओं का संपर्क दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं इन दोनों संख्याओं से। देखिएगा, जैसे कि 123 से दोस्तों हम आते हैं 121 पे, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? -2 हुआ है। ठीक है, -2 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को लेंगे 110 वाली को और इन दोनों संख्याओं का संपर्क हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से जब हम दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों इसमें भी हम -2 करेंगे। जब दोस्तों यहाँ पर हम -2 करेंगे
तो 110 में से जब 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों कहेंगे 108, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, 108, ठीक है। दोनों संख्या क्या होंगी दोस्तों, 108 और 108। ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को YIZRM लिखा और कोच को XLZXS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर करिएगा। देखिएगा यहाँ पे बी का संबंध किससे दिया है दोस्तों, बाई से। तो आपको मालूम होगा बी का दोस्तों बाई से संबंध क्या है, कहेंगे दोस्तों ये तो विपरीत हो गया, ठीक है। और आर का दोस्तों हम अगर आई से देखेंगे तो ये भी विपरीत हो जाता है। ए का दोस्तों यहाँ पे जेड दिया, ये भी विपरीत है। आई का दोस्तों आर, ये भी विपरीत है, ठीक है। और एन का दोस्तों एम विपरीत है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर तो विपरीत दे रहा है। उसी प्रकार से सी का भी देखिएगा, एक्स विपरीत होता है। ओ का दोस्तों एल विपरीत होता है। ए का विपरीत जेड विपरीत होता है, यानी कि कहीं ना कहीं तो दोस्तों सारे के सारे विपरीत दिए, ठीक है, विपरीत दिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसका विपरीत निकालते हैं तो क्या होगा, देखिएगा ई का विपरीत क्या होता है आपको मालूम है, ई हमारा 5 पर आता है, इसका विपरीत निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों वी आ जाएगा 22 नंबर वाला, ठीक है। और एन का विपरीत क्या होता है, एन का विपरीत होता है दोस्तों एम आ जाएगा। टी का विपरीत क्या होता है बताइएगा, टी का विपरीत क्या होगा, तो आपको ट्रिक मालूम होगा दोस्तों, GT रूट, यानी कि जी से टी होता है, टी से जी होता है, यानी कि टी का क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडियन रेलवे, यानी कि आर का हो जाएगा दोस्तों आई, ठीक है, आई हो जाएगा। बाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई का तो मालूम होगा, बाई का दोस्तों बी हो जाता है, ठीक है। तो VMGIV क्या आंसर होगा, VMGIV। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको डी देखने को मिलता है, VMGIV, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दिए गए 4 संख्या समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत का चयन करना है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 19 का संबंध दोस्तों 361 से है, 23 का संबंध दोस्तों 539 से है, 28 का संबंध 784 से है और 17 का संबंध दोस्तों 289 से है। तो यहाँ पे दोस्तों असंगत क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिएगा असंगत कैसे निकालते, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है 19, ठीक है। 19 का दोस्तों 361 क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। 19 का दोस्तों देखिएगा 19 का जब स्क्वायर करेंगे तो 361 सही है। 23 का अगर स्क्वायर करेंगे, 23 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या 23 का स्क्वायर 539 होता है, बताइएगा क्या 539 होता है, कहेंगे नहीं 539 नहीं होता है। 23 का स्क्वायर होता है दोस्तों 529, कितना होता है दोस्तों 529 होता है, ठीक है। 28 का दोस्तों 784 होता है, सही है। 17 का दोस्तों 289 होता है, 17 का 289 होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे असंगत पूछा था तो दोस्तों यहाँ पे 529 की जगह पर 539 दिया है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथी, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे जैसे कि आप प्रश्न में देखिएगा कह रहा है ईर्ष्या, भय और भावना। तो ईर्ष्या, भय और भावना का दोस्तों हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं, बताइएगा कैसे बना सकते हैं ईर्ष्या, भय और भावना का। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जैसे कि ईर्ष्या का हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये दोस्तों ईर्ष्या का बना लिया, ठीक है, ये हमने ईर्ष्या का बना लिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने ईर्ष्या का बना लिया अब हम बनाएंगे दोस्तों भय का। तो ये देखेंगे ईर्ष्या का संबंध भय से है क्या, कहेंगे नहीं, ईर्ष्या करना अलग चीज़ होती है और दोस्तों भय करना अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ईर्ष्या और भय में कोई दोस्तों आपस में संबंध नहीं है,
ठीक है। तो ईर्षा अलग बनेगा, भय अलग बनेगा, ठीक है। तो भय का हम डायग्राम जब बनाएंगे तो भय का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, जब इन दोनों का हमने बना लिया, ठीक है, अब हमको बनाना है दोस्तों भावना का। तो देखिएगा ईर्षा क्या है दोस्तों, ईर्षा करना भी एक भावना है, ठीक है। भय करना क्या है, भय भी एक करना दोस्तों एक भावना हो जाती है, ठीक है। तो ईर्षा भय दोनों क्या होते हैं दोस्तों, भावना के अंदर आते हैं, ठीक है। किसके अंदर आते हैं, भावना के अंदर आते हैं। तो जब हम दोस्तों भावना का बनाएंगे तो ये ईर्षा और भय दोनों भावना के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम बना लेते हैं भावना का, ठीक है। हम जब भावना का बनाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा ऐसा डायग्राम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से। तो कहेंगे ये तो हमको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 को दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा कह रहे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। दोनों के दोस्तों आंसर आपको निकालने, कैसे निकालेंगे, इनको निकालने से पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा ये 1 और ये 5 कैसे आया, उसके बाद ये 2 और ये 1 कैसे आया। इनका आप पता कर लेंगे तो आप आंसर यहाँ पर और यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम कोशिश करते हैं इसको निकालने की। देखिएगा ट्राई करिएगा और दोस्तों प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देखिएगा तो यहाँ पे जैसे कि 12 और दोस्तों 3 दिया है, ठीक है। इन 12 और 3 का हम क्या करें, तो देखिएगा अगर 12 और 3 को दोस्तों हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर क्या आएगा, अगर 12 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 15 आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या आया दोस्तों, 15 आया। जैसे कि यहाँ पे 1 और 5 से क्या बना, 15। तो ऊपर भी देखिएगा 1 और 5 दिया है, तो 1 और 5 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है। बातों को समझिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 9 और दोस्तों 12 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, 9 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 कैसे लिखा है, 2 और 1 से 21 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिएगा 2 और 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, 21 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। 8 और दोस्तों 14 को जब हम प्लस करेंगे तो 8 और 14 कितना हो जाएगा, कहेंगे 22, यानी कि दोस्तों 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 हो जाएगा तो 22 में क्या आया दोस्तों, 2 आया, यानी कि 2 दो जगह लिखा गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, 2 और यहाँ पर भी आएगा 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 22। 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पे। प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक ही पासे की दो अवस्था दी गई हैं, संख्या 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो देखिएगा आपको हम पासे में बताते हैं दोस्तों, जब भी एक से अधिक पासा दिया रहता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि कॉमन संख्या या कॉमन लेटर या कॉमन अक्षर जो भी होता है उसके अंदर, उसको दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि 4 यहाँ पर है तो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ नहीं है, ठीक है। यानी कि हम कॉमन को तो नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नहीं देख सकते। तो आपको मालूम होगा दोस्तों पासे 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक दोस्तों सामान्य पासा होता है, ठीक है, एक दोस्तों मानक पासा होता है, ठीक है। मानक पासा कैसा होता है, जिनका योग दोस्तों 7 नहीं होता है, जिनका योग दोस्तों 7 नहीं होता वह दोस्तों मानक पासा होता है। जिसका योग दोस्तों 7 हो जाता है वह दोस्तों सामान्य पासा हो जाता है, ठीक है, वह सामान्य पासा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या ये मानक पासा है, देखिएगा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनका योग 1 और 4 से 5 हो रहा है, इधर से देखेंगे तो दोस्तों 6 हो रहा है, यानी कि 7 तो हो ही नहीं रहा है, मतलब ये मानक पासा नहीं है, नहीं ये मानक पासा है, सामान्य पासा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जिनका योग नहीं होता है वो दोस्तों मानक, हाँ योग नहीं हो रहा है तो मतलब मानक पासा है। यहाँ पर भी देखिएगा 7 नहीं हो रहा है और इनका भी 7, यहाँ पर भी 7 नहीं हो रहा है, तो मतलब ये दोस्तों मानक पासा है, सामान्य पासा,
ठीक है, ये मानक पासा है। ठीक है, जब मानक पासा होता है तो दोस्तों जब भी हम दोस्तों विपरीत निकालते हैं, जैसे कि हमको 3 का विपरीत निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि 7 में से दोस्तों उस संख्या को माइनस कर देते हैं जिस संख्या का दोस्तों हमको विपरीत निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमको 3 का विपरीत निकालना है। ठीक है, तो 3 का जब विपरीत निकालना है तो 7 में से जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4, यानी कि 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर दोस्तों हमको 5 का निकालना है, ठीक है, तो 7 में से दोस्तों हम जब 5 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2, तो 5 का हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, और 6 का निकालना है तो 7 में से जब 6 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1, तो इस प्रकार से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है दोस्तों पासा के विपरीत निकालने का क्रम। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको मालूम पड़ गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम प्रश्न नंबर 8 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है वर्ष 2024 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान क्या होगा? तो बताइएगा, जैसे कि 2024 था, ठीक है, 2024 में 52 दोस्तों सप्ताह थे और पी दिन थे, तो दोस्तों पी का मान बताना है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा यह दोस्तों क्या है, 2024 क्या है दोस्तों, 2024 क्या है बताइएगा। कहेंगे 2024 दोस्तों एक लीप वर्ष है। क्या दोस्तों, यह दोस्तों लीप वर्ष है। क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 2 दिन दोस्तों एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यह 2024 में दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2024 में दोस्तों 52 सप्ताह तो होंगे। ठीक है, और प्लस 2 दिन और होंगे, तो जो पी दिन थे और पी का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर दोस्तों 2023 होता तो 2023 होता तो आपका आंसर हो जाता 1, क्योंकि दोस्तों साधारण वर्ष में दोस्तों, सामान्य वर्ष में दोस्तों 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा? जैसे कि आज मंगलवार है तो 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, कैलेंडर के प्रश्न आपको आते ही होंगे, नहीं आते हैं तो बताइएगा कमेंट करके, आपको दोस्तों पूरा डिटेल में कैलेंडर की क्लास करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आज मंगलवार है, ठीक है, 64वें दिन बाद कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 64वां दिन कौन सा हो जाएगा? तो क्या करेंगे, 64 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 7 का भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसे दोस्तों हम ऐड कर देंगे। तो जब 64 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 निमाएँ कितना होता है, 63। आपका शेष कितना बचा? शेष बचा आपका दोस्तों 1। ठीक है, 1 शेष बचा, तो मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार में जब हम दोस्तों 1 को ऐड करेंगे तो मंगल के बार क्या आता है दोस्तों, कहेंगे बुधवार। क्या आता है दोस्तों, बुधवार आता है। ठीक है, तो 64 दिन बाद दोस्तों दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज मंगलवार है तो 64 दिन बाद दोस्तों बुधवार हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों दिन को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भरत पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, उसकी घड़ी में 2 बजे हैं, घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो देखिएगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि दोस्तों पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, और पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, उसकी घड़ी में 2 बजे हैं, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो देखिएगा, जैसे कि आपको दिशा मालूम होगी। ठीक है, दिशा मालूम होगी। ठीक है, जैसे कि हम आपको दिशा बताते, देखिएगा दिशा बताते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होता है दोस्तों, उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर हो जाएगा दोस्तों पूर्व और इधर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। अब जो भरत है ना वो दोस्तों पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, यानी कि इस तरफ मुख करके खड़ा है। कैसा? इस तरफ मुख करके खड़ा है। ठीक है, इधर मुख करके खड़ा है, ये मानिए इधर मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो अगर जब इधर वो मुख करके खड़ा है तो जैसे कि आपने यहाँ पे घड़ी बनाई, देखिएगा ये आपकी घड़ी है। ठीक है, ये आपकी घड़ी है। जब आपका इधर मुंह है तो आपके मुंह के सामने ही तो दोस्तों, हम जब कोई घड़ी दीवार पे टंगी रहती है हम सामने देखते हैंगे तो क्या होता है, हमारे जस्ट मुंह के सामने क्या लगता है दोस्तों, 12 दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों 12 है,
ठीक है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 और 7 8 9 10 11। इस प्रकार से घड़ी चलेगी। और कहा जा रहा है कि 2 बज रहे हैं। जब 2 बज रहे हैं तो दोस्तों छोटी वाली सुई 2 पर हो जाएगी घंटे वाली, और बड़ी वाली सुई दोस्तों 12 पर हो जाएगी। ठीक है, कहाँ हो जाएगी दोस्तों, ये देखिएगा, 2 वाली तो इधर हो जाएगी और ये सुई दोस्तों ऊपर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब पूछा गया है कि 2 बजे हैं तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिएगा, जब पश्चिम की ओर वो देख रहा है तो घंटे की सुई इधर आ गई। ठीक है, तो घंटे की सुई इधर आ गई तो घंटे की सुई कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, इस एरिया में पहुँचेगी, इस एरिया में। ठीक है, इधर बीच में पहुँचेगी। अब ये बीच की दोस्तों जो प्लेस है ये क्या है दोस्तों, यह होती है उत्तर पश्चिम। क्या होती है दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ हो जाती है, उत्तर पश्चिम। तो जो घंटे की सुई होगी दोस्तों उत्तर पश्चिम में हो जाएगी। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर दिया है, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, उत्तर पश्चिम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्न को जरा गौर से देखिएगा। कह रहा है CJHQ और W ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। H को J से अधिक, ठीक है, लेकिन W से कम मत प्राप्त हुए, और W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए। ठीक है, C को सबसे कम मत प्राप्त हुए। निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न आपका शुरू होता है दोस्तों, प्रश्न आपका शुरू होता है कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, बाकी के पूरा ये स्टेटमेंट दोस्तों प्रश्न का लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कह रहा है H को J से अधिक, ठीक है, जो H है ना उसको J से अधिक मिले। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि अगर H को दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, H को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो H यहाँ हो गया, H को J से अधिक मिले, तो J से अधिक मिले तो दोस्तों J को हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, J को दोस्तों यहाँ रख लेंगे, नीचे रख लेंगे। ठीक है, J को नीचे रख लेंगे, लेकिन W से कम। क्या वो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है H को J से अधिक मिले हैं लेकिन W से कम, मतलब W H से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो W को हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो ऊपर आ गया H से। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए। अब W को एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए, अब पता नहीं कौन सा व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है C को सबसे कम मत प्राप्त हुए। जो C है उसको सबसे कम मत प्राप्त हुए, मतलब C सबसे नीचे आ जाएगा। तो C को दोस्तों हम यहाँ पर सबसे नीचे रख लेंगे। ठीक है, सबसे नीचे रख लेंगे। अब कह रहा है निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहा था कि W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए। तो W को जब एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए जिसको मिले, तो मतलब वो W से ऊपर होगा। W से ऊपर होगा तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, तो कहेंगे हमारा Q छूट रहा है। तो Q को दोस्तों हम ऊपर रख देंगे, W से ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया, पूरा प्रश्न हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमसे पूछा गया है किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, तो आपको अब समझ में आ रहा हो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दोस्तों ऊपर सबसे Q दिखाई दे रहा है। क्या Q दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप पूरे प्रश्न को पढ़ के चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए H को J से अधिक, तो देखिएगा H को J से अधिक है, हाँ ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन W से कम, तो देखिएगा W से कम भी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए, तो देखिएगा W को Q से कम प्राप्त हुए तो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है C को सबसे कम मत प्राप्त हुए, तो देखिएगा C सबसे नीचे है। ठीक है, पूरा सही था, तो ऑप्शन नंबर हम चलेंगे ए के साथ। ठीक है, सबसे अधिक दोस्तों Q को मिले। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 12 पे। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों बॉड मास नियम पर नहीं, ये ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, क्या ब्लड रिलेशन का है। इसको देखिएगा, आपको मैंने बहुत सारे ब्लड रिलेशन के प्रश्न करा दिए हैं, इसका तो आंसर आप चुटकियों में कर देंगे, आप कर देंगे ना। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यदि वाई एक्स की बहन है, ठीक है, फिर कह रहा है जेड वाई की माँ है, और ए जेड का पिता है, और बी ए की माँ है, तो एक्स का ए से क्या संबंध है। देखिएगा बड़े आराम से प्रश्न को समझिएगा।
कह रहा है एक्स वाई की बहन है। यहाँ पे लिखिएगा जो एक्स, यहाँ पे देखिएगा जो एक्स है दोस्तों, एक्स क्या है दोस्तों, वाई की बहन है। तो ठीक है, जब एक्स बहन है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जेड बाई की माँ है। जो जेड है वो दोस्तों बाई की माँ है, तो मतलब बाई से ऊपर आ जाएगी जेड, यानी कि जेड माँ है तो जेड को भी दोस्तों माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्त्री है। उसके बाद कह रहा है ए जेड का पिता है। जो ए है ना वो जेड का पिता है, मतलब जेड से भी ऊपर चला जाएगा। ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी ए की माँ है। जो बी है ना वो ए की माँ है, मतलब यहाँ पे जगह नहीं है तो मतलब ऊपर रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे बी क्या है, ए की माँ है। ठीक है, ए की माँ है तो मतलब यहाँ पर भी हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे पूछा है एक्स का ए से क्या संबंध है। तो देखिएगा एक्स का ए से क्या संबंध, ए यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। तो देखिएगा ये नीचे क्या थे दोस्तों, भाई बहन थे। ठीक है, नीचे क्या थे दोस्तों, भाई बहन थे। ठीक है, तो एक्स की माँ कौन हो जाएगी दोस्तों, जेड। ठीक है, एक्स की माँ कौन हो जाएगी, जेड। ठीक है, और जेड का मतलब एक्स की माँ कौन हो जाएगी, एक्स की माँ कौन हो जाएगी दोस्तों, एक्स का ए से क्या संबंध, अच्छा एक्स का ए से क्या संबंध, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स का दोस्तों जेड से क्या संबंध है, माँ से है, और माँ का दोस्तों पिता ये है, तो ये एक्स का क्या लगेगा, नाना। एक्स का क्या लगेगा, नाना। ठीक है, लेकिन पूछा गया है एक्स का ए से क्या संबंध है। तो देखिएगा इसकी बेटी है ये। ठीक है, इसकी बेटी ये हो जाएगी। एक्स का ए से क्या संबंध है, देखिएगा तो जैसे कि जो एक्स है ना वो ए की क्या लगेगी, ए की क्या लगेगी, ए की क्या लगेगी। तो जैसे कि एक्स का तो ए लगेगा दोस्तों नाना। क्यों नाना क्यों लगेगा, देखिएगा क्योंकि ये इसकी माँ है। ठीक है, और इसकी माँ का पिता ही है, तो अपनी माँ का पिता कौन होता है, नाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है माँ की बहन, माँ की बहन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा है पिता की माँ। ठीक है, तो दोस्तों पिता की माँ तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो पुरुष है, तो माँ तो होगा नहीं, ये भी हो जाएगा। फिर कहेगा बेटी, तो भैया बेटी कैसे लग जाएगी, बेटी भी नहीं लगेगी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब नीचे ऑप्शन में कह रहा है बेटी की बेटी, क्या कह रहा है, बेटी की बेटी। तो देखिएगा ए की क्या है दोस्तों, ए की जेड क्या है, बेटी, और जेड की एक्स क्या है, ये भी बेटी है, तो मतलब बेटी की बेटी है। ठीक है, यानी कि लड़की की लड़की, बेटी की बेटी। ठीक है, पुत्री की पुत्री, ऐसा हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, क्या लगेगी, बेटी की बेटी। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलते आगे अब नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 पे चलिएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है रिया अपने घर से स्कूल के लिए पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है और स्कूल पहुंच जाती है। तो बताइएगा घर और स्कूल की दूरी क्या है। बताइएगा घर से स्कूल की दोस्तों दूरी क्या है, ये पूछा है। तो देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, रिया अपने घर से स्कूल के लिए पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है। तो जैसे कि रिया का घर यहाँ पर है। ठीक है, पूर्व में चली, इधर चली, और कितना चली दोस्तों, 3 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है दोस्तों दाएं मुड़कर, जब दाएं मुड़ेगी तो किधर आ जाएगी दोस्तों, दाएं मुड़ेगी तो नीचे आ जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाएगी तो कितना चली दोस्तों, नीचे आकर के कितना चलेगी, तो कहेंगे 4 किलोमीटर चली, यहाँ पर 4 किलोमीटर चली। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है वो स्कूल पहुँच जाती है, तो बताइए स्कूल की दूरी क्या है, घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो देखिएगा घर यहाँ पर था, स्कूल यहाँ पर था, तो आपसे दूरी ये वाली पूछी, ये वाली दूरी दोस्तों क्या है। ठीक है, ये वाली दोस्तों टोटल दूरी नहीं पूछी, सिर्फ पूछी है घर से दोस्तों स्कूल की दूरी, ये दूरी क्या है। तो ये दूरी हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, ट्रिपलेट दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे और दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों 16। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। ठीक है, 25 अंडर रूट कर देंगे। अगर दोस्तों हम करेंगे यहाँ पे 25 अंडर रूट करेंगे, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। यानी कि कितनी किलोमीटर की दूरी थी दोस्तों, 5 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी है घर से स्कूल की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 को देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है यदि 4 बराबर दोस्तों 64, 3 बराबर दोस्तों 27, 2 बराबर दोस्तों 8
और दोस्तों 11 बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिएगा 11 बराबर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर करिएगा दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा f कितने पर आता है दोस्तों 6 पर, o कितने पर आता है दोस्तों 15 पर, u कितने पर आता है 21 पर, r कितने पर आता है दोस्तों 18 पर। इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 42 10 52, 52 और दोस्तों ये तो हो रहा है 60, 60 हो रहा है, आ रहा है 64, तो इसको तो नहीं ला सकते। उसी प्रकार 3 को देखेंगे 27, 2 से 8 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसमें एक तरीका आप देखिएगा, इसमें एक तरीका देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लेटर देखिएगा, लेटर कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे लेटर तो कितने हैं कहेंगे 1 2 3 4, 4 हैं, ठीक है 4 लेटर हैं, यानी कि 4 हैं और 4 का दोस्तों अगर हम क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसमें लेटर गिनेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लेटर हैं और 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो आएगा 125, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 27 दिया है, यानी कि इस प्रकार से भी नहीं किया जा सकता है। अब क्या करें, यहाँ पे चलिएगा एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है देखो 4 लिखा है, 4 को क्या बोलते हैं दोस्तों 4, ठीक है 4 मतलब 4। अब 4 का कर दो दोस्तों, 4 का कर दो दोस्तों, इसको क्यूब कर दो, घन कर दो, तो 4 का घन कितना होता है दोस्तों 64, ठीक है 64 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है 3, 3 मतलब 3, ठीक है। अब 3 का कर दो दोस्तों घन, 3 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 27, तो यहाँ पे 27 भी मिल गया। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों 2, 2 क्या मतलब 2, ठीक है 2 का भी दोस्तों अगर हम घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, मतलब सही है। तीनों का दोस्तों हमारा एक ही पैटर्न मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम 11 का निकाल देंगे, 11 मतलब 11, ठीक है 11 का जब घन करेंगे तो कितना होता है दोस्तों 1331, ठीक है 1331 होता है, 1331 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करिएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा दोस्तों, बताइएगा फटाफट से। कह रहा है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद 3 के गुणज हैं, यानी कि ऐसी सम संख्या बताइए जो जिसके ठीक बाद में 3 का गुणज हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अगर हम 13 को देखते हैं, 13 तो दोस्तों सम संख्या नहीं है, तो ये तो दोस्तों गड़बड़ हो जाए, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर 17 को देखते हैंगे, ये दोस्तों सम संख्या तो है, लेकिन ये दोस्तों 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज नहीं है, तो ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 25 दोस्तों सम संख्या है, कहीं 25 सम संख्या नहीं है, ठीक है, ये भी हट जाएगा। 58 दोस्तों सम संख्या है क्या, कहेंगे हाँ 58 दोस्तों सम संख्या तो है, ठीक है। और 63 दोस्तों 3 का गुणज भी है, कितना दोस्तों कितना है 63 दोस्तों 3 का गुणज है, यानी कि 58 सम संख्या है, 63 3 का गुणज है, तो ये तो एक संख्या आपको यहाँ पे मिल गई। उसके बाद देखिएगा 94 दोस्तों सम संख्या, लेकिन 29 नहीं, 29 दोस्तों 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। तो इस पूरी श्रृंखला में आपको संख्या कितनी मिली है, एक मिली है 63, जो कि दोस्तों 3 का गुणज है, और ये जो 58 है ये दोस्तों सम संख्या है। तो हमसे यही पूछा गया था ऐसी कितनी संख्याएं जो कि 3 के गुणज है, ठीक है, बाद 3 के गुणज है, तो 3 का गुणज दोस्तों 63, यानी कि एक मिला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, ये वाला दोस्तों बोर्ड मास से है, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था ना, वो दोस्तों था ब्लड रिलेशन का, लेकिन बोर्ड मास का अब आया, वहाँ पे क्योंकि चिन्ह सेम लग रहे थे ना, तो इसलिए मैंने बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यदि Q का अर्थ प्लस J का अर्थ गुणा T का अर्थ माइनस K का अर्थ भाग है तो निम्न में से मान क्या होगा। इसका दोस्तों ये मैथमेटिक्स एक तरीके से ऑपरेशन का प्रश्न है, ठीक है, बॉड मास नियम से कर लेना है, ठीक है। चलिएगा बॉड मास नियम से करते, जैसे कि यहाँ पे दिया है 52, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 52 को रखेंगे, किसे रखेंगे दोस्तों 52 को रखेंगे, 52 को रखा, 52 के बाद दिया है के दिया, तो यहाँ पे देखिएगा के का अर्थ दिया है दोस्तों भाग, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दोस्तों भाग, ठीक है। उसके बाद दिया है दोस्तों 4, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों 4 के बाद दिया है दोस्तों Q, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा Q का अर्थ दिया है प्लस, तो यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों प्लस, ठीक है। उसके बाद दिया है दोस्तों 6, तो यहाँ पे लगाएंगे 6, ठीक है, क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे, ठीक है। और 6 के बाद क्या दिया है दोस्तों J दिया है, J का अर्थ क्या है दोस्तों गुणा, तो यहाँ पे दोस्तों गुणा लगाएंगे, ठीक है।
क्या लगाएंगे दोस्तों, गुणा लगाएंगे। ठीक है, जब गुणा लगा लिया उसके बाद दिया है दोस्तों 12। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 12 को लिखेंगे। 12 के बाद दिया है दोस्तों टी, और टी का अर्थ देखिएगा दिया है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे माइनस करके लगाएंगे 8। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। देखिएगा सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, जब सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब 52 में दोस्तों 4 का भाग जाएगा तो 13 चौके 52 मतलब 13 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगेगा। इनका गुणा करेंगे 6 और 12 का, तो 12 छिंग कितना हो जाएगा दोस्तों 72, माइनस चलेगा 8, तो 72 और दोस्तों 13 कितना हो जाएगा, कहेंगे 5, और ये हो जाएगा दोस्तों 85। 85 हो जाएगा, माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, मतलब 5 जाएगा, 3 जाएगा, फिर मतलब 8 जाएगा, तो बचेगा 77, यानी कि 77 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 77 बचेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते आएंगे प्रश्न नंबर 17 पे। 17 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करें। दोस्तों ये कोई कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न नहीं है, यहाँ पे दोस्तों समानता ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, तो इनकी दोस्तों समानता क्या है चारों की, ये देखिएगा। नीचे प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। कह रहा है रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं, सभी। तो देखिएगा गिद्ध को हम पक्षी मानते हैं, चमगादड़ को पक्षी मानते हैं, और दोस्तों उल्लू को मानते हैं। क्या पतंग पक्षी है, क्या पतंग पक्षी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, हालांकि ये तीनों उड़ते तो हैं, पतंग भी उड़ती है, गिद्ध भी उड़ता है, चमगादड़ भी उड़ता है, उल्लू भी उड़ता है, लेकिन कह रहा है सभी पक्षी है। तो पतंग तो पक्षी है ही नहीं, पतंग कहाँ पक्षी है, पतंग तो हम कागज की बनाते हैं और उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन कह रहा है ये सभी स्तनधारी हैं। चलो हमने माना ये सभी स्तनधारी हैं, क्या ये पतंग स्तनधारी है? पतंग तो दोस्तों निर्जीव है, इसमें कोई जीव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है ये सभी उड़ सकते हैंगे, ये सभी उड़ सकते हैंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है ये सभी उड़ सकते हैं, ये सही है। ठीक है, देखिए गिद्ध भी उड़ सकता है, पतंग भी उड़ सकती है, कि चमगादड़ भी उड़ सकता है, उल्लू भी उड़ सकता है, और ये चारों के चारों उड़ते भी हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें नो डाउट आप सभी को मालूम होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 को देखिएगा और आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दिए गए चित्र में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं है लेकिन केवल अध्यापक हैं। यानी कि हमको कलाकार और कवि नहीं लेना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अध्यापक लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, क्या टेक्निकल इशू हो जाता है। 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट का समय देंगे दोस्तों। चलिएगा, आपको प्रश्न तो नज़र आ रहा होगा, हाँ प्रश्न नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा ये वाली जो आकृति दिख रही ना, ये वाली आकृति जिसके ऊपर पेन चल रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, यह दोस्तों कलाकार की है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये वाली जो आकृति दिख रही है, ये वाली आकृति दोस्तों किसकी है, ये दोस्तों कवि की है। ठीक है, और ये जो हो रहा है ये वाली आकृति किसकी है दोस्तों, ये वाली आकृति दोस्तों अध्यापक की है। ठीक है, हमसे यही पूछा है केवल अध्यापक हैं, बताइएगा कितने केवल अध्यापक हैं। तो हमको कलाकार नहीं लेना है, कलाकार के अंदर जितने इनको ख़त्म कर दो, इनको नहीं लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कवि के अंदर ये 6 आ रहा है और ये भी दोस्तों 8 और ये 9 आ रहा है, ये भी नहीं लेना है। अब हमारे पास अध्यापक में बचते हैं ये 15 और 12, तो 15 और 12 को अगर ऐड करेंगे, 15 प्लस करेंगे 12, 15 प्लस करेंगे 12 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 प्लस 12 बराबर हो जाएगा दोस्तों 27। कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते आएंगे प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 को देखिएगा और आंसर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये कथन निष्कर्ष से है, कह रहे सभी वृक्ष वन है, यानी कि जितने भी दोस्तों वृक्ष हैं, देखिएगा जितने भी दोस्तों वृक्ष हैं, ठीक है,
ये देखिएगा, जैसे कि हमने दोस्तों ये वृक्ष बना लिया, ठीक है। जितने भी दोस्तों वृक्ष हैं, सारे के सारे वृक्ष क्या हैं दोस्तों, ठीक है, सारे के सारे वृक्ष क्या हैं दोस्तों, वन है, ठीक है। तो वन है, तो वन का दोस्तों हमने बनाया दोस्तों, वन का हमने बनाया दोस्तों ऊपर से, ठीक है। ये वन का बन गया, वन का बनेगा दोस्तों, हिंदी में लिख लेते हैं वन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कह रहा है कोई वन बड़ा नहीं है, यानी कि कोई वन बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है, तो दोस्तों बड़ा का हम क्या करते हैं, बड़ा का दोस्तों हम ये अलग बना लेते हैं, बड़ा नहीं है, ठीक है। बड़ा नहीं है, तो इसको बड़ा को दोस्तों इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है, बड़ा नहीं है, ठीक ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कह रहा है कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। तो देखिएगा, कोई वृक्ष दोस्तों, कोई वृक्ष बड़ा नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई वृक्ष बड़ा नहीं, तो ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है सभी वृक्ष बड़े हैं। तो देखिएगा, सभी वृक्ष दोस्तों बड़े हैं क्या, देखिएगा सभी वृक्ष दोस्तों बड़े हैं क्या, कहेंगे नहीं है, और ये कह रहा है, तो मतलब ये गलत कह रहा है, ठीक है। अब आपका दोस्तों निष्कर्ष कौन सा निकला था, केवल फर्स्ट वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, कह रहे कथन और निष्कर्ष का ये भी है। यहाँ पे कह रहा है मानव और बानर के कुछ गुण समान है। तो देखिएगा, मानव और बानर के कुछ गुण समान है, यहाँ पे कह रहा है। तो देखिएगा, मानव और बानर के कुछ गुण समान है, तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या करेंगे, निष्कर्ष कह रहा है बानव, यहाँ पे कह रहा है बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। क्या, बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। फिर कह रहा है मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, अधिक चालाक होते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा इसका दोस्तों बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पहले देखिएगा, कथन कह रहा है मानव और बानर के कुछ गुण समान है, कुछ गुण समान है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बानर, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, हाँ यहाँ पे कह रहा है बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे चालाक वाली तो कोई दोस्तों बात ही नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों समान गुण की बात हो रही थी, यानी कि ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी कहा गया है मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होते, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये चालाक वाली बात ही नहीं हुई है। ये दोनों के दोनों दोस्तों गलत है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कहेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही दोस्तों सेकंड निहित है, दोनों में से कोई भी निहित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते आएंगे प्रश्न नंबर दोस्तों 21 पे, 21 पे। इसको देखिएगा, ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष से है, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है, कथन कह रहा है यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। सही बात है, अगर यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। कथन तो सही कहता है। अब यहाँ पे धारणाएं क्या दे रहा है, देखिए धारणाएं कह रहा है दोस्तों, धारणाएं कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। सही बात है, लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जुर्माना ना हो तो कुछ नियमों का पालन किया जाए, ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है, ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है, ठीक है। तो ट्रैफिक के जो नियम होते हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। जहाँ तक देखा जाए, लोग ट्रैफिक में ना फंसे, लोगों की दुर्घटना ना हो, लोगों की गाड़ी ना फंसे, तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा से ही होता है। जो भी ट्रैफिक के नियम होते हैं वो लोगों की सुरक्षा से होते हैं, सही है। यानी कि धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निहित है, ठीक है, दोनों ही निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन से उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, बताइएगा। आकृति में से दोस्तों कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिया जा रहा है, इन बॉक्स में दोस्तों आपको कुछ टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इससे दोस्तों कौन सी आकृति बनाई जा सकती है यह आपको बताना है। तो देखिएगा, जैसे कि हम इस वाले बॉक्स को देखते हैं, तो ये वाला बॉक्स देखिएगा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है,
ये वाला बॉक्स देखिएगा यहाँ पे बन रहा है ना, ये वाला बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर इस वाले बॉक्स को हम देखते हैं तो ये वाला बॉक्स दोस्तों यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये वाला देखेंगे तो ये वाला दोस्तों इधर बन गया, ठीक है। और ये जो गोला है ये दोस्तों यहाँ पे बन गया। तो दोस्तों ए वाला तो बन गया, और इसमें दोस्तों सिर्फ एक दिखाई दे रहा तो ये बनेगा नहीं। इसमें भी एक है तो दोस्तों ये भी नहीं बनेगा। इसमें दोस्तों सिर्फ ये भी एक ही है तो ए भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही तो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति का जल दर्पण प्रतिबिंब चुने। दोस्तों बताइएगा जल दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका बताइएगा। तो आपको मालूम होगा, देखिएगा आप कभी नदी पे जाइएगा, ठीक है। जैसे कि ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, ठीक है। और नदी पर दोस्तों ये पुल बना हुआ है। आपको दोस्तों इस पुल के ऊपर अगर खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, अगर खड़ा कर दिया जाए तो क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे पुल के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो दोस्तों आपका जो जल में आकृति दिखाई देगी, यानी कि आपकी जो दोस्तों इमेज बनेगी वो जस्ट क्या बनती है दोस्तों, उल्टी बनती है। कैसी बनती है दोस्तों, उल्टी बनती है। आपका यहाँ पे सिर ऊपर है, पानी में दोस्तों नीचे दिखाई देगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा ये वाली आकृति है, इसका जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उल्टा दिखाई देगी। तो ये वाला जो चिन्ह है ना, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आना चाहिए, घूम जाएगा ना, ऐसे घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और ये वाला चिन्ह दोस्तों ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले एक कोना पकड़िएगा, ठीक है। ये वाली आकृति देखिएगा, ये वाली आकृति क्या आपको इस जगह पर मिल रही है, तो कहिए देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बचता है ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बचता है ए, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गलतियां निखारिएगा और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है एक घनाव में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों एक घनाव में दोस्तों कितनी सीधी रेखाएं होती हैं ये बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, क्या आपको घनाभ बनाना आता है, तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों हम घनाभ को बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हम दोस्तों घनाभ को बना रहे हैं, ठीक है, इसको बड़े आराम से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे दोस्तों घनाभ को बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने जब जैसे कि घनाभ को बना, ठीक है, घनाभ को बना, अब यहाँ पे सीधी रेखाएं कितनी हो जाएंगी, तो देखिएगा सीधी रेखाएं कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीधी रेखाएं कितनी हो जाएंगी आप काउंट करिएगा और दोस्तों बताइएगा सीधी रेखाएं कितनी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब आपको समझ में आएगा। सीधी रेखाएं बड़ा बड़े में देखिएगा तो एक दोस्तों आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। क्या दोस्तों एक यहाँ बन गई, दूसरी आपकी यहाँ बन गई, तीसरी दोस्तों आपकी ये बनेगी, ठीक है। और चौथी दोस्तों आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पाँचवीं आपकी ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों छठवीं आपकी ये बनेगी, ठीक है। 6 बन गई। उसके बाद देखिएगा एक ये अंदर बन रही है 7, और इसी के अंदर एक ये बन रही है दोस्तों 8, ठीक है। और ये वाली आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली कितनी बन जाएगी दोस्तों, कितनी बन जाएंगी दोस्तों 9, ठीक है। 9 बन गई। और देखिएगा ये वाली छूट रही है तो कितनी हो जाएंगी 10। इसके बाद अब कौन सी छूट रही है दोस्तों, अब कौन सी छूट रही है, तो कहेंगे अभी एक छूट रही है। कौन सी छूट रही है, देखिएगा ये जो यहाँ से दिख रही है ये वाली, तो कितनी हो जाएंगी 11। उसके बाद कौन सी छूट रही है, उसके बाद कहेंगे ये वाली जो अंदर से छूट रही है, ये वाली अंदर से छूट रही है, कितनी हो जाएंगी 12। तो देखिएगा एक घनाव में दोस्तों सीधी रेखाओं की बात की गई थी, तो सीधी रेखाएं कितनी है दोस्तों 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरी 12 की 12 आपको मैंने गिन के दिखा दी। एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा, ये वाली जो रेखा हमने आपको दिखाई है 12 नंबर वाली दोस्तों, 12 नंबर वाली ये दोस्तों रेखा ऊपर से गिन के आई है क्या, यहाँ पर देखिएगा ये जो 12 नंबर वाली, एक ये वाली रेखा ये है ना, ये 12 नंबर वाली है, ये वाला 12 नंबर वाली, लेकिन इसमें टोटल दोस्तों 12 ही रेखाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो घनाव में कितनी रेखाएं होती हैं, सीधी रेखाएं दोस्तों, सीधी रेखा होती हैं दोस्तों 12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25 ही तो हमने किया था,
प्रश्न नंबर 24, 25 नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। ये दोस्तों प्रश्न जो आया है ये दोस्तों आपके लिए दोस्तों टेस्ट प्रश्न है, ठीक है। इसका दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 8 से दोस्तों 27, 27 से 125, 125 से 343। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सिंपल सा, इसका आंसर तो आप लोग दोस्तों कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। क्या दोस्तों, कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करेंगे, ठीक है। सेशन को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री। कैसे मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री मिलेगी। क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और दोस्तों पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।